हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में DSSV PRT का 7 मार्च 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों। तो 7 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो मैं आप लोगों को भी क्वेश्चन बताऊंगा वो 100% रियल क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो सूर्य मंदिर के निर्माण के बारे में जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। अपने विशिष्ट आकार और शिल्प कला के लिए यह मंदिर पूरे विश्व में जाना जाता है। यह मंदिर अपने विशिष्ट आकार और शिल्प कला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मान्यता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों पर सैन्य बल की सफलता का जश्न मनाने के लिए राजा नरसिंह देव ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन 15वीं शताब्दी में मुस्लिम सेना ने यहाँ लूटपाट मचा दी थी। इस समय सूर्य मंदिर के पुजारियों ने यहाँ स्थापित मूर्ति को पुरी में ले जाकर रख दिया था, लेकिन मंदिर नहीं बचा सका। पूरा मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर धीरे धीरे मंदिर पर रेत जमा होती रही और मंदिर पूरा रेत से ढक गया। फिर 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रेस्टोरेशन का काम हुआ और इसी से सूर्य मंदिर खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फुलकारी पेंटिंग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फुलकारी पेंटिंग जो है ये पंजाब में स्थित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे फुलकारी के बारे में। क्या फुलकारी होता क्या है। फुलकारी भारत के पंजाब प्रदेश की हाथ से सुई धागे से की गई एम्ब्रॉयडरी है। ये फूल यानी कि फूल, जो फूल होता है इसको फूल बोलते हैं, फ्लावर। और कारी यानी कारीगरी। पंजाब में दुपट्टों और महिलाओं के सूटों पर यह कारीगरी की जाती है। फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है, जिसका मतलब फूलों की कलाकारी। इंडियन कल्चर में पंजाब का योगदान शानदार संगीत, लाजवाब खाने, खूबसूरत रंगों से कहीं ज्यादा है। पटियाला सलवार सूट और फुलकारी एम्ब्रॉयडरी के बिना इंडियन फैशन बेहद नीरस होता है। इस कढ़ाई का जन्म प्राचीन भारत अब पाकिस्तान में हुआ था, जिसमें बेहद कुशल कारीगरों की जरूरत होती थी। पारंपरिक कारीगरों ने खूबसूरत फूलों के मोटिफ्स से इस कला को परफेक्ट बना दिया। शुरुआती दौर में फुलकारी इस तरह के कपड़ों पर की जाती थी, लेकिन बाद में ये सिर्फ स्कार्फ्स और शॉल्स तक ही सीमित हो गई और कभी कभी शूज, बेल्ट्स और वैक्स जैसी एक्सेसरीज पर भी ये आपको देखने को मिलते थे। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था NH-44 कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये गुजरता है। तो NH-44 जो है ये कुल 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 नेशनल हाईवे 44 NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ये उत्तर प्रदेश में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 अपने पूरे फासले में जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों से गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर यानी कि 2327 मील है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है। तो ये सर्व शिक्षा जो अभियान है ये अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। सर्व शिक्षा अभियान का नेतृत्व पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001-2002 में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान VRC 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 2001-2002 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चे जो थे 2001 से 205 मिलियन अनुमानित की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। SSA में 8 मुख्य कार्यक्रम हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में
विजया लक्ष्मी पंडित को चुना गया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान दिया। विजय लक्ष्मी पंडित एक भारतीय राजनयिक और राजनीतिक थी। वह पूर्व स्वतंत्र भारत में कैबिनेट पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने 1962 से 1964 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। इनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1900 को। ओके, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी 1 दिसंबर 1990 को, 90 एज की। ठीक है, जब ये 90 साल की तब इनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम जीवन साथी की बात करें तो इनके हस्बैंड का नाम था रणजीत सीताराम पंडित। संतान इनकी है नयन तारा सहगल, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, खिलजी वंश के, अगला क्वेश्चन था कि खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था। तो खिलजी वंश के बाद जो वंश आया था तुगलक वंश आया था। तो सबसे पहले हम लोग खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को दक्षिण की दिशा में बढ़ाया। उसका साम्राज्य कावेरी नदी के दक्षिण तक फैल गया था। उसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण भी हुए, पर उसने मंगोलों की अपेक्षाकृत कमजोर सेना का डटकर सामना किया। इसके बाद तुगलक वंश का शासन आया। तुगलक वंश के बारे में जान लेते हैं। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसने सन 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की। सिंचाई के लिए नहर का प्रथम निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, जिसने 1412 तक राज किया। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1325-51 और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक 1351 से 87। एवं दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहर का निर्माण फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि दिल्ली सल्तनत में जो सर्वाधिक नहर का निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फिरोज तुगलक के द्वारा करवाया गया। इनमें से पहले 2 शासकों का अधिकार करीब करीब पूरे देश पर था। फिरोज का साम्राज्य उनसे छोटा अवस्था पर फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य से छोटा नहीं था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात कि फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया और उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। यद्यपि तुगलक 1412 तक शासन करते रहे, तथापि 1398 में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका कोहल वर्ग से था, तो कोहल वर्ग के बारे में जान लेते हैं। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहल वर्ग ने विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा यह बताया कि बालक में नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक स्तर पर 2-2 अवस्थाएं होती हैं। कोहल वर्ग ने यह बताया कि प्रत्येक अवस्था का जो क्रम होता है वह निश्चित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में समान उम्र में यह अवस्थाएं हो यह निश्चित नहीं होता। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन आपका जीन पियाजे से रिलेटेड पूछा गया था, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जीन पियाजे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और अनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। यह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। पियाजे के सिद्धांत से पहले बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था। इसके बजाय पियाजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वह उस तरह से अलग है जिस तरह से वो वयस्क से सोचते हैं। एक क्वेश्चन आपका ओलंपिक से पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन था कि ओलंपिक में 2 मेडल किसने जीते थे, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि विश्व तंबाकू दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो विश्व तंबाकू दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। 31 मई को दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार, नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों को ध्यान आकर्षित करना है, जो वर्तमान दुनिया भर में हर साल 70 लाख से अधिक मौतों का कारण बनता है, जिनमें से 8,90,000 गैर धूम्रपान करने वालों का परिणाम दूसरे नंबर पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्यों राज्यों ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया। पिछले 21 वर्षों में दुनिया भर में सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों धूम्रपान करने वालों उत्पादकों से उत्साह और प्रतिरोध दोनों मिले हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2007-8 में भारत के 21 राज्यों में 42 जिलों में पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम राजस्थान के 2 जिलों में जयपुर और झुंझुनू को सम्मिलित कर गतिविधियां प्रारंभ कर देंगी। वर्ष 2015-16 में जयपुर झुंझुनू के अतिरिक्त अजमेर, टोंक, चूरू, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, श्री गंगानगर जिले, कुल 17 जिले योजना सम्मिलित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा। दूसरी बात, अगर आप लोग इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।